जी, आज की जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये टीचर्स और स्टूडेंट सब के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसकी बुनियाद जो है वो एसएलओ के ऊपर है, जिसे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स का नाम देते हैं। 2022 में जो हमारा रिज़ल्ट था डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में भी, बल्कि पूरे जो है गुजरांवाला बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत ही लो था। उसकी एक वजह ये थी कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बाकायदा तौर पर जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी कि पेपर जो है किस बेस का होगा, और टीचर्स ने उसी रूटीन के साथ डेफिनेशंस और सिंपल डेफिनेशन जो है वही बच्चों को तैयार करवाई। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि रिज़ल्ट बहुत ही वो जो था लो था। तो आज मैं इस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स हम सब जो हैं इस बात से अवेयर हो जाएँ कि जो पेपर 2024 में आने वाला है, उसमें क्या चीज़ें जो है डिस्कस की जाएँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा एसएलओ के बारे में, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो एक तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट 2024 में पेपर आने वाला है, उसमें 25% जो है वो एनालिटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो दिए जाएँगे। तो यानी अगर आप साइंस सब्जेक्ट की बात करें, तो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब में आपको पता है कि पार्ट वाइज़ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें से ज़्यादा 3 और मिनिमम जो है 2 क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल होंगे, यानी 25% जो है वो कंसेप्चुअल या एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। अब एक जो स्लो लर्निंग स्टूडेंट है, उसको पहले ही अगर इस चीज़ का इल्म नहीं है कि एनालिटिकल क्वेश्चन आने हैं, तो उसको तो पहले ही 1-2 क्वेश्चन आते होते हैं। तो अगर एनालिटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसको आते ही नहीं, तो उसके पास होने की जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो आज मैं बात करूँगा एसएलओ के बारे में, यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम के बारे में। और तो आपका पेपर जो है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड ही एग्जामिनेशन होगा 2024 का। जैसा कि महकमा तालीम ने और हमारे जितने बोर्ड्स हैं, सब ने ये मुशावरत से जो एक स्कीम जो है वो जारी की है, उसके मुताबिक मैं बात करूँगा। जितना मेरा इल्म है और नॉलेज है, अगर इसमें कोई गलती हुई तो आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो पेपर जो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट का बनता है, उसमें बेसिकली 3 चीज़ें जो है ना वो बहुत नुमायाँ होती हैं। उसमें के फॉर नॉलेज, ए फॉर एप्लीकेशन और सी फॉर कम्प्रीहेंशन, ये 3 तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। तो आमतौर पर जो है हमारे टीचर्स जो हैं, वो भी और स्टूडेंट्स भी यही जो है ना वो ज़हन में रखते हैं कि जो पेपर होगा उसमें सिंपल डेफिनिशंस होंगी, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपने जो है ना अच्छे ग्रेड लेने हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने फुल मार्क्स लेने हैं, तो अबव 95 या 97% 70% पे जाना चाहते हैं, तो 97% पे जाने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगी। उसमें आपको बुक की एक-एक लाइन को कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको ये बताऊँ कि पेपर जो जब जब बनता है, तो उसमें नॉलेज, एप्लीकेशन और कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं ब्रीफली आपको जो है ना ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से अवेयर हो जाएँ, उनको पता हो कि पेपर कैसा आना है, कैसी स्कीम है, क्या वेटेज होगा, किस तरीके से उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, किस तरह लॉन्ग होंगे और किस अंदाज से पूछे जाएँगे। आइए मैं आपको इसको तफ़सीली जो है मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। अगर आप यहाँ पे देखें, एसएलओ की बात करें हम, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये 2022 से लेकर 23 और 24 अभी तक जो है इसी को जो है फॉलो करते हैं। पहले ये फेडरल बोर्ड में हुआ करता था, लेकिन आज कल जो है वहाँ हमारे जो जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के, उसके अंदर जो है ये तरीका जो है ये राज किया गया है। ये तो एक तो बात ये है कि स्टूडेंट्स को ये टोटली फुली बुक जो है वो जो है ना उसमें गो थ्रू होना पड़ता है, और एक-एक लाइन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ तक कि साइडों पे टेबल्स होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। अब जहाँ पे बात रही 25% एनालिटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो मैंने अभी आपको बताया है कि 3 टर्म्स जो है ना वो पेपर के अंदर यूज़ करते हैं, के फॉर नॉलेज, सी फॉर कम्प्रीहेंशन और ए फॉर एप्लीकेशन। मैं बताता हूँ कि नॉलेज का जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है। जिस तरह 10th क्लास में रिपल टैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रिपल टैंक। तो ये एक नॉलेज है, आपको नॉलेज होना चाहिए किस तरह रिपल टैंक काम करता है, किस तरह हम उसकी वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इसी तरह अगर वो थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, जिसको हम कंप्रीहेंशन कहेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो आपको इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसमें वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या है। आपको उसको कंप्रीहेंसिव तरीके से बयान करना होगा। इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो आपने अल्ट्रासाउनिक जो है उसके बारे में पढ़ा है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है वो अल्ट्रासाउनिक। तो अल्ट्रासाउंड जो है उनका मेडिकल फील्ड में यूज जो है उसको हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में मैंने जहाँ जहाँ पे
अपना स्टडी जो है उसको देखा, तो ये तीनों क्वेश्चन वहां पे थे, यानी नॉलेज का क्वेश्चन भी था, कंप्रीहेंशन का भी था और एप्लीकेशन का भी था। इस तरह एक तो ये टीचर्स के लिए बहुत आसानी है कि जब हम टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये नॉलेज है या कंप्रीहेंशन है या एप्लीकेशन है। बच्चों को हर टॉपिक के बारे में ये चीजों से आगाह करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि मैं आपके पास बेटे आता हूं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। एक चीज देखिए, अगर हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं जी डिफाइन एक्सेलरेशन, यानी सिंपल के एक्सेलरेशन की तारीफ कीजिए, तो बच्चे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब उसके अंदर कंसेप्चुअल क्या बन सकता है कि हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। अगर अब इसका कंसेप्चुअल क्या बनेगा, इसका मतलब ये होगा अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो फिर इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो दोनों की बात जो है ना उसे करने का मकसद सेम ही है, लेकिन वे थोड़ा सा उसने चेंज किया है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो आप कह सकते हैं इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। अब उसने यहां पे सिंपल एक्सेलरेशन की बात की थी, यहां पे उसने थोड़ा सा कंसेप्ट डाला। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ये हर पार्ट के अंदर जो है वो 3 क्वेश्चन जो है कम से कम ये लाजमी होंगे, ये आपको आने चाहिए। और जो ज़हीन या टॉपर बच्चे हैं जिनके जो मार्क्स लेना चाहते हैं कि उनके 97 से अबव आए, तो उनके लिए बहुत कंपटीशन है। यहां पे उनको जो है रीजनिंग के साथ एनालिटिकली क्वेश्चंस पे गौर करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल इन व्हिच द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप देख लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, तो अगर बेटे उस पे आप एक फोर्स यहां पे F1 लगाते हैं तो यहां पे फोर्स F2 लगा रहे हैं, तो ये उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो आप देख लिए टू फोर्सेस जो है वो इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पे रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, लेकिन इन फोर्सेस को अगर अप्लाई किया जाए तो इसकी वजह से इसमें रोटेशन पैदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ तो इसमें टॉर्क जीरो नहीं है। तो अब आम बच्चे के ज़हन में है कि जस्ट वो सिंपलीफाई वो पूछेगा डिफाइन टॉर्क, टॉर्क क्या होता है। लेकिन जो रीजनिंग क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है। जिस तरह देखिए कि टॉर्क की अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो F मल्टीप्लाई L है। अगर थोड़ा सा आगे चले तो ये हम एफ एल साइन थीटा भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसेप्चुअल कैसे बन सकता है, एक तो टॉर्क डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, नंबर 1 फोर्स एंड दूसरा मोमेंट आर्म। तो तीसरी बात है एंगल थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो कंसेप्ट देने के लिए ये भी कह सकता है कि अगर मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान एंगल 90 का होगा तो फिर टॉर्क कितना होगा, अगर ये एंगल 0 या 180 का तो फिर टॉर्क कितना होगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जर्व करना पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें, बड़े 10th क्लास में आते हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो 10th के वाले से अगर एक क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अच्छा, किसी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेटे एक बात ये ध्यान रखिए कि ये जो बात कर रहा है उसने कंसेप्ट आपको आता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसने क्या बात की है। हाउ कैन वी इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी सेकेंडरी वोल्टेज आपने बढ़ाना है, तो वो बात कर रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। अब सिंपली अगर आपको ये कहे कि डिफाइन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो आप उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बात करे हाउ कैन वी इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, तो इसमें थोड़ी सी अब कंफ्यूजन होगी। यही बात है कि जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असल में आपको उसका इल्म तो होता है, नॉलेज भी होता है और आप वो समझते भी हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी कि थोड़ा उसको एनालिटिकल अंदाज में देखना होगा, उसको कंसेप्चुअल चीजें जो है उसमें ऑब्जर्व करना होगी। तो बात ये दोनों उसकी सेम है। आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन करें तो ऑटोमेटिकली वो यही है कि आपने उसका सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ा दिया है। तो सेकेंडरी टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल में टर्म्स की तादाद बढ़ा देंगे, तो प्राइमरी के मुकाबले में बढ़ जाएगी तो स्टेप अप बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये उसके पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसी तरह अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें, मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपके साथ, तो उसमें अगर वो पूछता है कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड और लेंथ आप देखिए आपस में इनका रिलेशन है। तो अगर आप बेटे लेंथ को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड पे कैसे इफेक्ट करता है, तो ये तो सिंपल मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप यहां पे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली L बाय G, तो इधर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये 2 पाई, ये हमारे पास लेंथ जो है इस तरह डबल हो जाएगी। तो एक मतलब
इसमें एक चीजें आप ऑब्जर्व करनी है कि जो मैथमेटिकल चीजें हैं उनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके किसी डेफिनेशंस को जो है ना वो चेंज करके पूछे जा सकते हैं। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स जो मेरे भाई हैं, तो मुझसे तो ज्यादा ही इल्म रखते हैं। जहां तक मेरा जो है ना 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं सब बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि आप जब पेपर्स की तैयारी करें तो वहां पे इन चीजों को देखें। इन चीजों को देखने से मुराद ये है कि जब आप इनको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पेपर जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। इनमें आपने जस्ट डेफिनेशन नहीं देखनी, अगर सिंपल डेफिनेशन भी वो मांगता है तो आपको उसकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और एग्जाम्पल देना जरूरी है। 4 या 5 मार्क्स का जो है पेपर होता है। अगर आपको अच्छे अंदाज से जो उसको प्रेजेंट करते हैं तो यकीन करिए कि मैट्रिक लेवल पे जो है मार्क्स देना जो है बहुत ही आसान है। और वो बच्चे जो ये समझते हैं कि वो पास नहीं हो सकते, तो 20 मार्क्स जो है आपको साइंस नेट में लेने पड़ते हैं और 25 जो है बाकी जिनमें 75 टोटल मार्क्स है उसमें से आपने लेने होते हैं। तो यकीन करें, थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। पेपर्स जो है वो आपके करीब आने वाले हैं, मार्च का महीना नजदीक है, तो अभी से तैयारी कीजिए और मेरी ये वीडियो भी देखें। तो मैं अपने इल्म के मुताबिक जितना मेरे पास जो एबिलिटी है उसके मुताबिक मैं अपने बच्चों को ये तमाम चीजें शेयर करूंगा, अपने भाइयों को शेयर करूंगा। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी जो है वो तरदीद कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज ऐड होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मेरा रब्ता जो पेपर्स तक जो है, मैंने ये जो प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ है प्रोग्राम, मैंने अपने बच्चों को, अपने वतन के बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने सब भाइयों को साथ लेकर चलना है। और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और साइंस जितने भी हैं, इसमें मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके अपने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के जितने बच्चे हैं उनका लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहता हूं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करना चाहता हूं कि इस साल जो रिजल्ट आए हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे पंजाब में सबसे नुमाया हो। अस्सलाम वालेकुम।